आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। जम्मू और कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने की 7वीं बरसी पर एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर राज्य बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता एनवी सुभाष ने कहा कि आज असदुद्दीन ओवैसी, महबूबा मुफ्ती और दूसरे नेताओं को छोड़कर बाकी सभी खुश हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी विश्वसनीयता और सत्ता खो दी है। वे जम्मू और कश्मीर के शांति और खुशहाली को पचा नहीं पा रहे हैं। ओवैसी और कुछ राजनीतिक दलों के नेता हमेशा सत्ता अपने और अपने परिवार के सदस्यों के हाथों में रखना चाहते थे। एफसीआरए बिल पर कांग्रेस सांसद चमाला किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि सरकार को किसी की जरूरत नहीं है, उन्हें विपक्ष की आवाज़ की जरूरत नहीं है, उन्हें इस देश में लोगों की आवाज़ की जरूरत नहीं है। वे कोई भी बिल पास कर सकते हैं क्योंकि सदन में उनके पास बहुमत है। मेरी गुजारिश है कि इस पर ठीक से चर्चा हो। हमारी मांग है कि अमित शाह संसद आएं और 20 जुलाई को जंतर मंतर पर हुई घटना के बारे में जवाब दें। तब तक हम अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों को नए पीडीएस राशन कार्ड बांटेंगे। तेलंगाना के सिंचाई, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी के एक बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने पूरे तेलंगाना में इस योजना को शुरू करने के कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। राज्य स्तरीय उद्घाटन समारोह संगारेड्डी में होगा, जहां मुख्यमंत्री नए राशन कार्ड बांटने की शुरुआत करेंगे। ये कार्ड राज्य के सभी 119 विधानसभा क्षेत्रों में बांटे जाएंगे। चुनाव क्षेत्रों में राशन कार्ड का वितरण दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम का संचालन एक आरडीओ करेंगे, जिन्हें जिला प्रशासन और नागरिक आपूर्ति विभाग से जरूरी मदद मिलेगी। हैदराबाद में वोटर लिस्ट के एसआईआर के दौरान 6 लाख से ज़्यादा वोटरों को गड़बड़ी के नोटिस मिल सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने 2002 के एसआईआर लिस्ट में खुद को वोटरों के साथ मैप नहीं किया था, उन्हें भी नोटिस मिलेंगे, क्योंकि उन्हें अनमैप्ड कैटेगरी में रखा गया है। हालांकि ज़्यादातर वोटरों का नाम 2002 के एसआईआर लिस्ट में मिल गया है और उन्होंने अपने न्यूमरेशन फॉर्म में इसका जिक्र भी किया है, लेकिन भारत के चुनाव आयोग के सॉफ्टवेयर में इसमें कुछ गड़बड़ियां पकड़ी गई। विसंगति है कि सूचना मिलने पर मतदाताओं को उस वोटरों के साथ अपना रिश्ता साबित करना होगा जिसकी जानकारी का इस्तेमाल 2002 की एसआईआर सूची में मैपिंग के लिए किया गया था। रिश्ता साबित करने के लिए उन्हें दस्तावेज जमा करने होंगे। इस बीच एक रिपोर्ट के मुताबिक एसआईआर के तहत लगभग 56 लाख वोटरों को हटाने के लिए चिन्हित किया गया है, क्योंकि उन्हें एएसडीडी श्रेणी में रखा गया है। क्योंकि तेलंगाना में लगभग 33 करोड़ से ज़्यादा मतदाता हैं, लगभग 56 लाख के नाम हटने से मतदाता सूची 16% से अधिक सिकुड़ जाएगी। इसमें से 34.2 लाख अस्थायी रूप से ट्रांसफर हो गए हैं और 8.9 लाख की मृत्यु की सूचना भी शामिल है। आंध्र प्रदेश के राजस्व, पंजीकरण और स्टाम्प मंत्री अनागनी सत्यप्रसाद ने आज वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि देवरपल्ली के दौरे के दौरान जगनमोहन रेड्डी ने जनता की समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय राजनीतिक ड्रामा किया। सत्यप्रसाद ने कहा कि जगन के दौरों से जनता को परेशानी होती है। उन्होंने दावा किया कि देवरपल्ली के लोगों को वैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा जैसे पूर्व मुख्यमंत्री के पिछले दौरे के समय हुई थी। उन्होंने जगन को राज्य की कई समस्याओं की जड़ भी बताया, जिससे सत्ताधारी टीडीपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार और विपक्षी वाईएसआरसीपी के बीच तनाव और बढ़ गया। मंत्री ने यह बात तब कही है जब वे मीडिया को एक बैठक के बारे में जानकारी दे रहे थे, जिसमें मुख्य रूप से प्रस्तावित बीसी विधेयक पर चर्चा हुई थी। सत्यप्रसाद ने इस कानून को 2024 के आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान इंडिया गठबंधन द्वारा किए गए एक अहम वादे को पूरा करने वाला कदम बताया। साथ ही उन्होंने पिछड़ा वर्ग के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए उनसे किए गए वादों को पूरा करने के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया। कैबिनेट विस्तार की लिस्ट पर कांग्रेस विधायक बीआर पाटिल ने आज कहा कि मैंने सोशल मीडिया पर उन सभी परेशानियों और मुश्किलों के बारे में बता दिया है जिनका मैंने सामना किया। अब मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। मुझे इस बात पर निराशा है कि जब मैंने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा राज्य की पार्टी के सामने उठाया तो बाद में राहुल गांधी ने इसे एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बताया। पहले कांग्रेस के कई नेताओं को वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मुद्दे पर भरोसा नहीं था, लेकिन लोगों ने मेरी बात पर यकीन किया क्योंकि मेरे पास सबूत और स्वीकार किए गए तथ्य थे। इसके बावजूद मेरे योगदान को नजरअंदाज कर दिया गया। मैंने हमेशा किसानों, मजदूरों और महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी है, लेकिन उसका भी कोई जिक्र नहीं किया गया। मैंने जो अपना फेसबुक पे जो भी मुझे तकलीफ हुआ
दर्द हुआ, सारे बातें मैंने कह दिया हूँ। इसके आगे कोई कहने का बात नहीं रह गया। मुझे एक ही दुख की बात है कि वोट चोरी जैसा एक हथियार नालन में पकड़ा गया, उसको मैं स्टेट पार्टी को पहुंचाया, फिर राहुल गांधी ने इसको एक बड़ा नेशनल इशू बनाया, और उससे पहले जो कांग्रेस वाले उठाते थे वोट चोरी के बारे में कोई भरोसा नहीं कर रहे थे, लेकिन मेरा वोट चोर केस में सब लोग भरोसा रखे, क्योंकि साबित है, मेरे पास कबूल है। तो इसके बाद भी हाईकमांड मुझे कंसिडर नहीं किया, और मैं हमेशा लड़ने वाला हूँ किसानों के साथ में, मजदूरों के साथ में, महिलाओं के साथ में। मैं हमेशा लड़ते आया हूँ। वो अब उसका भी कोई जिक्र नहीं हुआ। देखिए, ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है हर एक एमएलए मंत्री बनना, और पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन मुझे सिद्धरामैया जी भरोसा दिए थे कि 3 बार कि आपको मंत्रिमंडल में लेना है, और वो चाहते तो होता था, लेकिन नहीं हुआ। ओके, अभी जो लेटर में क्या लिखा? पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के बेटे और डीके शिवकुमार सरकार में शहरी विकास मंत्री यतीन्द्र सिद्धरामैया ने हिंदू राष्ट्र की जो परिभाषा दी है उससे विवाद खड़ा हो गया है। मंगलवार को कर्नाटक के बीदर में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अगर हिंदू राष्ट्र की स्थापना होती है तो उससे दमनकारी व्यवस्था वापस लौट आएगी। उन्होंने बीजेपी का नाम न लेते हुए कहा कि हमें हिंदू राष्ट्र के जरिए दमनकारी व्यवस्था वापस लाने की कोशिश कर रही सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ना होगा। यतीन्द्र सिद्धरामैया ने कहा, अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनता है तो इससे दमनकारी व्यवस्था वापस आ जाएगी। इसलिए सांप्रदायिक ताकतें हमें दबाने के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रही हैं और हमें इसके खिलाफ लड़ना होगा। यह हमारी लड़ाई का एक बहुत अहम हिस्सा होना चाहिए। इंडी विधानसभा क्षेत्र के एमएलए यशवंत राय गौड़ा पाटिल, जिन्होंने मंत्री पद न मिलने से नाराज होकर एमएलए पद से इस्तीफा दे दिया था, उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। बुधवार को इंडी नगर के टूरिस्ट स्पॉट पर पार्टी वर्कर्स और फैंस की मीटिंग में बोलते हुए उन्होंने कहा, मुझे किसी से कोई नफरत या जलन नहीं है। हालांकि जब हाईकमान ने मुझे मिनिस्टर पोस्ट का वादा किया है और मैं फेल हो गया तो मैंने फ्रस्ट्रेशन में इस्तीफा दे दिया। अब मैं अपना इस्तीफा वापस ले लिया है क्योंकि उन्होंने मुझसे दोबारा सोचने के लिए कहा है। कैबिनेट एक्सपांशन के दिन जो लिस्ट फाइनल होने के बाद मैंने दिया था, लेकिन कल इंडी सिटी में जो हमारा क्षेत्र के लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पे जमा हुए थे, उनका एक ही रिक्वेस्ट था, नहीं आप रिजिग्नेशन विड्रॉल करो करके। मैं जिस दिन रिज़ाइन दिए थे उस दिन भी हमारा पक्ष के वरिष्ठ नेता सुरजेवाला जी घर को आके 2 घंटे मुझे थोड़ा समझाने में उन्होंने भी ये करे। बाद में चीफ मिनिस्टर, सम मिनिस्टर्स, सम अदर एमएलएज, अदर जो मठाधीश्वर, बहुत लोगों ने मुझे मेरा ये डिसीजन रिकन्सिडरेशन करो कर को बोले थे। उन सब के बात सुन के फाइनली कल हमारा लोगों के बात सुन के मैं अपना डिसीजन विड्रॉल किया हूँ। सर, मतलब क्या रीज़न हो सकता है आपके कैबिनेट एक्सपेंशन में आपका नाम हटा दिया गया, लास्ट मोमेंट में हटा दिया गया? नहीं, वो पक्ष के वरिष्ठ ने बोले हैं क्या क्या हुआ है करके मुझे बोले हैं, वो उनके हमारे बीच में है वो, लेकिन आगे क्या होता है। सर, मतलब लोगों का वो सब फीलिंग चल रहे हैं। एक्चुअली ब्राह्मण कम्युनिटी में दिनेश गुंडराव जी थे, आरवी देशपांडे जी थे, सो उनका भी वैसा है, और बहुत लोगों का एच.के. पाटिल जैसा सीनियर लोग भी ये कैबिनेट से बाहर हैं, और अभी बहुत लोग बाहर हैं। यूथ से भी अच्छे लीडर्स बाहर हैं, शरद बच्चेगौड़ा जैसे लोगों ने बाहर है ये, और सबको भी ये नहीं कर सकते ना, एकोमोडेशन कर नहीं सकते। अल्टीमेट वी आर ऑल पार्टी विद गवर्नमेंट, जो भी ये प्रॉब्लम्स है पार्टी लीडरशिप विल टेक अ फाइनल कॉल। सर, पॉलिटिशियन का जो मुझे बात इन्होंने
कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह से 20 जुलाई को छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के बारे में सदन में बयान देने को कहा। खड़गे ने सरकार पर आज कार्रवाई के दौरान इस मामले पर चर्चा से बचने का आरोप लगाया। राज्यसभा में बोलते हुए खड़गे ने सभापति से आग्रह किया कि वे गृह मंत्री को सदन को संबोधित करने का निर्देश दें। साथ ही संसद में विपक्ष के हंगामे के बीच कई बिल पास होने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, इतनी बड़ी घटना हुई है तो क्या गृह मंत्री सदन में आकर बयान नहीं दे सकते? सदन में लेकर आए तो वैसे में सर अगर ये स्थिति बनी रहेगी तो फिर चर्चा हो पाएगी अगर आपकी मांगे पूरी नहीं। मैं आपसे ही पूछता हूँ, इतनी बड़ी घटना हो गई है, सदन में आके वो स्टेटमेंट नहीं दे सकते होम मिनिस्टर? कई बार आप लोग जो डिमांड करते थे, अपोजिशन के लोग गड़बड़ करते थे, जेटली साहब जब लीडर ऑफ द अपोजिशन यहाँ अपर हाउस में थे, उन्होंने खुद ही बोला डेमोक्रेसी में होते रहता है, डिसरप्शन इज ए पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी बोल के, हाँ, और पार्लियामेंट में ऐसा चलते रहता है। और वहाँ पर सुषमा स्वराज जी भी बोले, और ये लोग हमको सिखाते हैं। तो इसीलिए मेरा कहना है कि आप आओ, सुरली चले, डिबेट में सभी भाग लेंगे और सब समस्याएं समाप्त हो। झारखंड में भी हो रहा है। कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार ने आज कहा कि मुझे आज लालबाग में फ्लावर शो का उद्घाटन करते हुए बहुत खुशी हो रही है। यह फ्लावर शो 10 दिनों तक चलेगा। इस साल की थीम गंगा राजवंश है। मैंने लालबाग जैसे 3 और गार्डन बनाने का फैसला किया है। मैं रक्षा मंत्रालय से अनुरोध कर रहा हूं। प्रधानमंत्री ने रक्षा विभाग की एक ज़मीन के लिए मंजूरी दे दी है। हमने वन विभाग की ज़मीन के 2 और टुकड़े भी चुने हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 में प्रस्तावित बदलाव की कड़ी आलोचना की है। सरकार अगले हफ्ते इस बिल को संसद में पेश करने की तैयारी कर रही है। थरूर ने इसे सरकार के अधिकारों को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ाने वाला कदम बताया और कहा कि इससे सरकार और सामाजिक संस्थाओं के बीच का रिश्ता पूरी तरह बदल जाएगा। शशि थरूर ने कहा कि यह प्रस्तावित कानून सरकार को बहुत अधिक अधिकार देता है। उनके मुताबिक अगर किसी संस्था का FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाता है, खत्म हो जाता है या उनका रिन्यू नहीं होता तो सरकार उसकी विदेशी फंडिंग और उससे बनाई गई प्रॉपर्टी का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकती है। उन्होंने इसे कार्यपालिका के अधिकारों के खतरनाक बढ़ोतरी बताया। थरूर ने कहा कि सरकार पहले ही FCRA कानून को सख्ती से लागू कर चुकी है। उन्होंने बताया कि संस्थाओं के लिए नियम पहले से काफी कठिन कर दिए गए हैं। आज जब तमिलनाडु के कृषि मंत्री ने 2026-27 के लिए राज्य का कृषि बजट पेश किया तो विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन के नेतृत्व में DMK विधायक काली शर्ट पहनकर तमिलनाडु विधानसभा में शामिल हुए। मुख्य विपक्षी पार्टी ने कहा कि काली शर्ट पहनकर किया गया यह विरोध प्रदर्शन TVK सरकार की उन नाकामियों को उजागर करने के लिए था जिनके तहत वह कावेरी के पानी में तमिलनाडु का वाजिब हिस्सा हासिल नहीं कर पाई और कर्नाटक की प्रस्तावित मेकादातु बांध परियोजना का असरदार ढंग से विरोध नहीं कर सकती। उदयनिधि और DMK के अन्य विधायक काले कपड़े पहनकर सदन में आए और अपने सीटों पर बैठे रहे जब विनोद ने कृषि बजट पेश करना शुरू किया। यह मुख्यमंत्री C. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली TVK सरकार का पहला ऐसा वित्तीय विवरण था। कावेरी विवाद और मेकेदातु प्रोजेक्ट तमिलनाडु में बड़े राजनीतिक मुद्दे बने गए हैं और DMK राज्य के जल अधिकारों को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ा रही है। AIADMK महासचिव एडप्पी के पळनिस्वामी ने आज TVK सरकार के पहले कृषि बजट की आलोचना की। आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव से पहले किसानों को दिए गए कई आश्वासनों को वित्तीय विवरण में जगह नहीं मिली है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री द्वारा तमिलनाडु की विधानसभा में प्रस्तुत 2026-27 के कृषि बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए पळनिस्वामी ने कहा कि किसानों को उनकी लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने के लिए ठोस उपायों की उम्मीद थी, लेकिन बजट उन उम्मीदों को पूरा करने में विफल रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि TVK ने चुनाव अभियान के दौरान कृषक समुदाय से कई वादे किए थे, लेकिन सत्ता आने में उन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए। AIADMK नेता द्वारा उजागर किए गए मुद्दों में कृषि उपज के लिए उच्च खरीद मूल्य की मांग की थी। उन्होंने कहा कि किसान सरकार से ऐसे उपायों की घोषणा की उम्मीद कर रहे थे जिससे धान, गन्ना और अन्य फसलों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित हो सके।
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी के साथ मेरी अच्छी बातचीत हुई है। हमने एक खास मामले पर अनुरोध किया और दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा की। हम कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के साथ लगातार बातचीत और तालमेल के साथ काम करना चाहते हैं। हम भले ही राजनीतिक विरोधी हो लेकिन दुश्मन नहीं है, इसलिए हमें देशहित में मिलकर काम करना चाहिए। हालांकि बाहर ऐसी धारणा बनी है कि वे संसद को बिल्कुल भी नहीं चलने देने पर अड़े हैं, लेकिन आखिर में इससे नुकसान किसका होता है? नहीं बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी से मेरा अच्छा बात हुआ और एक विषय हमने रिक्वेस्ट किया है और बाकी विषय में भी बात किया है। हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस और बाकी अपोजिशन पार्टी से हम लगातार बातचीत करते रहें और तालमेल करके काम करें। हम एक दूसरे के विरोधी हैं, दुश्मन तो नहीं है ना, तो देश हित में हम सब मिलके काम करें। लेकिन ऐसा चित्र दिखाते हैं बाहर में कि हम बिल्कुल पार्लियामेंट चलने ही नहीं देंगे, तो इसका नुकसान किसका होगा? देखिए वो तो मैंने बता दिया, गृहमंत्री जी ने अपना जो बिल वगैरह भी यहाँ पेश किया और गृहमंत्री जी तो है ही पार्लियामेंट में सुबह से शाम यह बैठते काम कर रहे हैं और यहाँ पार्लियामेंट में तो उस दिन वही रहेंगे ना मंत्री जिसका बिल है। पर सर गृहमंत्री डेली आते हैं पर विपक्ष ये कह रहा है कि वो साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।